इवनिंग। आज हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स में है सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब जो कोई राजा या कोई प्रजातंत्र में जो चुनकर जाता है तो उसको गद्दी मिलता है, उस चीज की साझेदारी के बारे में देखा जा रहा है। फर्स्ट लेसन है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य में भी छोटा है, हरियाणा राज्य में भी से भी छोटा है। और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, मतलब लगभग 1 करोड़, यानी क्या होगा, हरियाणा का जितना आबादी होगा उससे कम, ठीक है, लेकिन लगभग हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। बोला ये छोटा सा देश है जिस समाज की जातीय बुनावट क्या है, बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। कहाँ रहता है? फ्लेमिश इलाके में। कितना? 59, लगभग 60। और डच बोलता है। भाषा क्या बोलता है यहाँ का? बेल्जियम का लोग डच भाषा का नाम है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। जो बाकी बचे हुए 40% लोग हैं कहाँ रहते हैं? बेलोनिया में। और वह फ्रेंच बोलते हैं। वह किस भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच। शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं और बाकी जो 1% लोग हैं क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और राजधानी ब्रुसेल्स जो है वह कौन सा भाषा बोलता है वहां के लोग? 80% फ्रेंच और 20% लोग क्या भाषा बोलते हैं? डच। यानी भाषा के आधार देखा जाए तो ज्यादा लोग वहां पे डच बोलते हैं और राजधानी में सिर्फ आ जाएंगे तो फ्रेंच भाषा ज्यादा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। वह शुरू में ऐसा तुलनात्मक था कि उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत किसी को नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक विकास हुआ, लोगों में समृद्धि बढ़ा, शिक्षा बढ़ा, लोगों के अंदर गुण आया, ज्ञान बढ़ा। बस 1950 से 60 में क्या हुआ कि दशक में 10 वर्ष के अंदर में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में झगड़ा होने लगा, तनाव बढ़ने लगा। हम इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखा? ब्रुसेल्स में। यह एक विशेष तरह का समस्या थी। या जो भाषा के आधार पर लोग लड़ रहे थे, ये एक विशेष तरह का समस्या था। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। बोल रहा है क्या? डच जो बोलने वाले लोग था, अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था। और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास संख्या के आधार पर कम थे, लेकिन उनके पास पैसा था, है ना। आइए इस स्थिति में की तुलना एक और देश से करें। जैसे यहाँ पे बेल्जियम के बारे में देखें, ठीक उसी ढंग से दूसरा देश से हम तुलना करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका के बारे में जानते हैं लोग? द्वीपीय देश है महादेश में, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट में से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। किसके बराबर? हरियाणा। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जाति जो रहते हैं, जो भाषा बोलते हैं यहाँ पे क्या? सिंहली सामाजिक, मतलब जो समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, जिस जाति के लोग, उस जाति का नाम क्या है? सिंहली, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है। उसके बाद कौन सा लोग आते हैं? तमिल भाषा वाले, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मतलब औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन करने का मतलब जब ब्रिटिश लोग का शासन था उस समय यहाँ पे लोग जो है क्या करने के लिए लाए गए थे? तो बागान में काम करने के लिए। कौन? तमिल लोग। तमिल लोग कहाँ से आए? तमिलनाडु से, यानी भारत से गए श्रीलंका में काम करने के लिए। जो कितने फीसदी थे? लगभग 13% या 18% कर सकते हो, है ना।
श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। ज्यादातर कहाँ पे है वो, तो पूर्वी और उत्तर में। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। मतलब जो तमिल भाषा वाले कौन है ज्यादा, हिंदू मुस्लिम, और सिंहली भाषा वाले ज्यादातर कौन है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग का हिस्सा 7% और उसी में ईसाई लोग भी हैं। कितने हैं लोग, 7%। और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। जो 7% लोग रहते हैं कौन भाषा बोलते हैं, सिंहली भी और तमिल भी। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। अगर मान लो, यहाँ बोला, जरा सोचिए कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। कहाँ पे, बेल्जियम में। बेल्जियम में क्या था, डच भाषी लोग ज्यादा थे, है ना, और फ्रेंच भाषी लोग कम थे। तो डच अपना शासन कर लेता और सब पर थोपता अपना बात को। ये हो सकता था। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। तब क्या होता, लड़ाई ज्यादा बढ़ जाता। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा ठोकते और बाद में दोनों पक्ष ठोकते, फ्रेंच भी और डच भी। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत है और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। बोला श्रीलंका में ज्यादा आबादी किसका था, सिंहली का, और वो भी अपने बहुमत के आधार पे क्या करता है, यहाँ पे उस पे अपना शासन करता और मनमानी चला सकता था। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ और ब्रुसेल्स में क्या हुआ। ठीक है, तो श्रीलंका में बहुसंख्या वाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। हमारा देश आजाद हुआ 1947 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। मतलब यहाँ पे क्या क्या, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होकर सिंहली समुदाय लोग क्या हुआ, प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपना बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। मतलब वो लोग ज्यादा था, इसलिए चुनाव भी हुआ, होने के बावजूद वह देखा कि हम कुछ आगे बढ़कर ज्यादा आए। तब 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया, तब तमिल को भाषा हटा के, जैसे हमारे देश में कई भाषाएं हैं, हर भाषा बोला जाता है, लेकिन मूल राष्ट्रभाषा का नाम क्या है, तो हिंदी है। लेकिन और हर क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी जगह पे जो भाषा बोला जाता है उस भाषा को बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमारा सरकारी कार्यक्रम जो भी होगा वो हिंदी भाषा के आधार पर होगा। लेकिन यहाँ पे मूल भाषा बना दिया गया, एकमात्र राजभाषा बना दिया क्या, सिंहली। और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यह बढ़ावा दिया गया कि जो बौद्ध मत वाले हैं और जो सरकार को इसी चीज को ही संरक्षण देगी, जो बौद्ध मत वाले हैं। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले। कहने का मतलब, जब समुदाय, दोनों समुदाय के लोग थे, तो उस समय सिंहली भाषा जो अपने ही लिए सब कुछ बना लिया कि नौकरी, हर चीज में पावर उनके पास रहेगा, तो तमिल वाले लोग को गुस्सा हुआ और वो लोग दोनों में आपस में हमेशा टकराव होने लगा और संबंध बिगड़ने लगा। तब श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। तब श्रीलंका का जो तमिल था, मतलब मूल जो वहां का तमिल था, वो लोग अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाया और राजभाषा तमिल बनाने के क्षेत्र में खूब लड़ाई, यानी कह सकते क्या, उसके लिए मांग करने के लिए संघर्ष किया।
लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। लेकिन जो तमिलों का जो उनका मांग था कि ये हम लोगों को इस पे स्वायत्तता मिले, कि हम ही अधिकार करें इस पे, ये उनको नकार दिया गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में जो स्वतंत्र तमिल इल्म था, है ना, बनाने की मांग को लेकर जो था वह अनेक राजनीतिक संगठन बना, लेकिन वह बना नहीं पाया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। अब दोनों में क्या हो गया? गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब क्या हो? आपस में लड़ना, है ना, आपस में लड़ने लगे। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? चारों तरफ हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। अपने ही परिवार से भागकर दूसरे मुल्क में जाकर क्या बन गए? शरणार्थी, मतलब वहां जाकर रहने लगे। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। और कई लोगों का रोजी रोटी चौपट हो गया। आपने पढ़ा 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। मतलब आर्थिक विकास के मामले में अगर देखा जाए तो हम लोग जो 10वीं कक्षा में ही अभी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कि सबसे अच्छा किसका रिकॉर्ड अच्छा है, स्वास्थ्य में और शिक्षा में और विकास में, आर्थिक विकास में, तो तमिलनाडु, श्रीलंका का। पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां हुई। लेकिन क्या हुआ? जब गृह युद्ध हुआ तो उस मुल्क को यानी श्रीलंका को हर तरफ से हानियां उठाना पड़ा। अब लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की साझेदारी। जैसे श्रीलंका में हुआ साझेदारी, अब देखते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। वो देखा कि हमारे यहाँ जो है क्षेत्र के आधार पे बहुत सारा अंतर है और सांस्कृतिक विविधता भी है, मतलब हर तरह के लोग रहते हैं, तो उसको स्वीकारा। और 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। अर्थात वहां डच रहते थे, फ्रेंच भाषा वाले भी रहते थे, जर्मन भाषा वाले भी 1% रहते थे, तो उन लोगों को किसी तरह से यह न लगे कि हम किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, हमको अकेला छोड़ दिया गया है, हमको रोजगार नहीं मिलता, ये बेगानापन हुआ। और सभी मिलजुल कर रह सके, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है। यह जो व्यवस्था किया है बहुत ही कल्पनाशील है, यानी ऐसा कल्पना भी नहीं किया सकता था तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। बाद में बेल्जियम के मॉडल यानी विशेष जानकारियों के लिए देखिए बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। जो बॉक्स में छोटा छोटा लिखा हुआ है बहुत सारा बात, वो सब आपको पढ़ना है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी जो सरकार बनेगा उसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री बहुत सारे रहते हैं, तो उन सभी में मंत्रियों की संख्या जितने डच वालों का रहेगा, मान लो 13 को डच भाषा बोलने वाले मंत्री हैं तो 13 को फ्रेंच भाषा बोलने वाले भी मंत्री रहेंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है जब दोनों पक्ष के मंत्री एकदम बराबर में हैं तो क्या होगा, कोई कानून कुछ भी बनेगा तो दोनों के लिए बनेगा, है ना, जिसमें दोनों को फायदा होगा, एक तरफा नहीं बन सकता। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाके की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार जो है बहुत सारा शक्तियां जो है किनको दे दी हैं, अपने क्षेत्रीय इलाकों को। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और राज्य में मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को भी रहता है राज्य स्तर पर उनको शक्तियां रहता है, ठीक उसी ढंग से वहां भी कर दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में अपना समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। मतलब ब्रुसेल्स के अलग सरकार है, इनमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, दोनों समान, फ्रेंच और डच।
फ्रेंचवासी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव को स्वीकार किया। फ्रेंचवासी लोग कम थे जनसंख्या में, लेकिन उनके पास पैसा था, पढ़े लिखे थे, तो इसलिए क्या हुआ कि उनका बात कोई नहीं मान रहा। लेकिन वो लोग जो डच भाषी वाले बात को रखे कि फ्रेंच वाले भी रहेंगे, डच वाले भी रहेंगे, तो उनकी बात को समर्थन दिया, उनके बात को माना। ठीक है, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्र में दोनों को बराबर का हिस्सा दिया गया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वो जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार, यानी यहाँ के सभी भाषा वाले लोग उसको चुनाव में जीतने के लिए, जैसे हमारे यहाँ होता है चुनाव, कोई भाषा के हो, कोई मुल्क, कोई भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वोट जैसे देते हैं उसी रंग से वहां भी वोट देने का अधिकार था और देते थे, और जीतकर जो गया वही केंद्र में सरकार बनेगा। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता, जब उनके अनेक यूरोपीय देशों में साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। कहने का मतलब साफ है कि जब बेल्जियम में अगर यह व्यवस्था नहीं होता, कोई एक भाषा के आधार पर अगर रखता तो देश तुरंत बट जाता और उसके बाद टूट जाता, वहां गृह युद्ध का आशंका ज्यादा लगता। तो ये सब सोचते हुए इस पर रोक लगा और लास्ट में इसका केंद्र यानी मुख्यालय कहाँ बना? ब्रुसेल्स, बेल्जियम का। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस इतिहास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता के संकट में पड़ सकती है। कहने का मतलब ब्रुसेल्स अर्थात जो बेल्जियम का मुख्यालय था, जो अपनाया नीति, वह नीति बहुत ही अच्छा था। इससे न देश बटा, न वहां की एकता खत्म हुई, न अखंडता खत्म हुई। लेकिन श्रीलंका में ऐसा हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, वहां पे सही ढंग का सत्ता का साझेदारी नहीं हुआ, सिंहली भाषा बोलने वाला का सब कुछ था, इसलिए वहां पे क्या हुआ, संघर्ष हुआ और गृह युद्ध छिड़ गया। आज यहीं तक पढ़ेंगे।